नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। एक विशेष तरह का साहित्य है जिसे क्रांति धर्मी साहित्य या फिर युग साहित्य भी कहा गया है। जी। हमारे पास जो कुछ अंश हैं वो बताते हैं कि इसे लिखने वाले इसे कितना महत्वपूर्ण मानते थे। हाँ, बहुत ज्यादा। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि इसमें ऐसा क्या खास है, क्यों इतना अहम दर्जा दिया गया है इसे। शुरू में ही अगर देखें तो लेखक इसे अपने पूरे जीवन के काम का मक्खन कह रहे हैं। हाँ, मतलब बिल्कुल सार, एसेंस। बिल्कुल। यहाँ तक कि वजन में भी ये बाकी सब पर भारी है, ऐसा कहा गया। और इसे इस युग की युग गीता तक कह दिया। जी, युग गीता, और सलाह भी दी है कि भाई इसे बार बार पढ़ो। हाँ, ताकि वो मोह भंग हो सके। बिल्कुल, जैसे अर्जुन का हुआ था गीता सुनकर। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा दावा लगता है तो। और दिलचस्प बात ये दिखिए कि सारा जोर विचारों की शक्ति पर है। अच्छा। हाँ, मतलब कोई चमत्कार या कोई सिद्धि, ऐसी कोई बात नहीं है। साफ कहा गया है कि इस साहित्य में जो विचार हैं वो इतने पैने हैं, इतने तीखे हैं कि वो दुनिया बदल सकते हैं। उन्हें सीधे सीधे क्रांति के बीज कहा गया है। क्रांति के बीज मतलब सोच बदलो तो समाज बदलेगा, ये फंडा है। हाँ, लगता तो यही है, मूल मंत्र यही है। वाह, ये तो कमाल है। और लेखक ने तो यहाँ तक कहा है कि उनकी जो पुरानी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाने वाली किताबें हैं जी, जैसे गायत्री महाविज्ञान, हाँ, गायत्री महाविज्ञान, प्रज्ञा पुराण, इनको भी फिलहाल किनारे रख दो। हाँ, पहले ये पढ़ो। पहले ये क्रांति धर्मी साहित्य पढ़ो। मतलब अपने ही काम को बाद में पढ़ने को कहना, ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत निर्देश है, साफ दिशा दी है। इसे तो लेखक ने अपने जो उत्तराधिकारी हैं उनके लिए एक वसीयत जैसा बताया है। वसीयत? हाँ, और जीवन और सोच बदलने का सूत्र। और स्रोतों में तो ये भी आता है कि लेखक का मानना था कि ये उन्होंने खुद नहीं लिखा है। अच्छा। बल्कि महाकाल ने लिखवाया है। अब महाकाल से उनका मतलब शायद कोई ब्रह्मांडीय चेतना या दैवीय शक्ति रही होगी। और दावा ये कि इसमें दुनिया की सभी समस्याओं का हल है। सभी समस्याओं का? ये तो बहुत ही बड़ा दावा हो गया। हाँ, खासकर जो साहित्य 1988 से 90 के बीच लिखा गया, उसे तो जीवन का सार ही बता दिया है। दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान एक साहित्य में। स्रोतों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि वो ऐसा क्यों मानते थे, और सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे फैलाने पर जबरदस्त जोर है। अच्छा। जैसे वो श्रवण कुमार की कहानी है ना, वैसे ही इस साहित्य को कांवड़ की तरह घर घर गांव गांव पहुंचाने का आह्वान किया गया है। कांवड़ की तरह? हाँ, और पाठकों से कहा गया कि भाई 100 बार पढ़ो और 100 लोगों को पढ़वाओ। 100 बार? जी। यहाँ तक की घोषणा है कि शांति कुंज अब क्रांति कुंज हो गया है। अच्छा, शांति कुंज अब क्रांति कुंज। ये शायद काम करने के तरीके में एक बड़े बदलाव का संकेत है। लगता तो यही है। और देखिए, इसे फैलाने में आसानी हो, इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। क्या? इस पर कोई कॉपीराइट नहीं रखा गया। ओह, अच्छा। हाँ, ताकि कोई भी इसे कम से कम कीमत पर, लागत मूल्य पर छापकर आराम से फैला सके। मतलब मकसद साफ था कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल। और वह माताजी के हवाले से भी ये बात कही गई है कि लेखक का स्थूल शरीर तो नहीं रहेगा, पर उनका जो ज्ञान शरीर है, ज्ञान शरीर, वो इसी साहित्य के रूप में जिंदा रहेगा। और इसे जन जन तक पहुंचाना एक तरह से जरूरी काम है, श्रद्धांजलि जैसा। इसे पिछले साहित्य जिसे उन्होंने सूप कहा था, अच्छा, सूप। हाँ, उसके बाद अब इसे भोजन की तरह बताया गया है। सूप के बाद भोजन? हाँ, मतलब अब ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, ये मुख्य आहार है युग निर्माण के अगले ठोस चरण के लिए। अच्छा, तो इस साहित्य में किस तरह की किताबें हैं, इसका कुछ अंदाजा है? हाँ, एक सूची मिलती है करीब 22 किताबों की। उसे विषयों का अंदाजा लगता है। जैसे? कुछ उदाहरण, जैसे 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य है, तो लगता है भविष्य पर कुछ कह रहे हैं। युग की मांग, प्रतिभा परिष्कार, शायद व्यक्तिगत विकास, टैलेंट डेवलपमेंट की बात हो। फिर महाकाल का प्रतिभाओं को आमंत्रण या नव सृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी। ऐसी किताबों से लगता है कि बड़े सामाजिक आध्यात्मिक बदलाव की कोई रूपरेखा है इसमें। हाँ, ये तो काफी बड़े विषय लग रहे हैं। जी, ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। दायरा काफी बड़ा है जिसका ये साहित्य दावा करता है। तो अगर हम सार देखें तो ये क्रांति धर्मी साहित्य लेखक की नजर में उनके जीवन भर के काम का निचोड़ है। बिल्कुल। विचारों की शक्ति से, विचारों की धार से क्रांति लाने का एक जरिया। हाँ, एक शक्तिशाली जरिया।
और उनके मानने वालों के लिए इसे पढ़ना और फैलाना ये कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरी कर्तव्य जैसा बताया गया है। जी, एक अनिवार्य कर्तव्य। बिल्कुल। और यहीं पर देखिए हमारे लिए एक सोचने वाली बात उभरती है क्या? कि साहित्य को सिर्फ ज्ञान या मनोरंजन या प्रेरणा का स्रोत ही नहीं मानना, बल्कि उसे सीधे सीधे सामाजिक परिवर्तन का एक औजार कहना, एक वसीयत कहना और सचमुच में क्रांति का बीज कह देना। हाँ। इसके गहरे मायने क्या हो सकते हैं? मतलब किसी लेखन में, किसी विचार में ऐसी बदलने वाली शक्ति कैसे देखी जा सकती है जैसा कि इन स्रोतों में दावा किया गया है? ये सवाल इन अंशों को पढ़ने के बाद मन में उठता है, जिस पर शायद आगे और सोचा जा सकता है।